अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 के अंदर डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम परसेंटेज आयनिक करैक्टर और ज्योमेट्री से रिलेटेड डायपोल मोमेंट के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे। इसके अंदर दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि परसेंटेज आयनिक करैक्टर किस तरह फाइंड किया जाता है, और दूसरा है बॉन्ड एंगल्स या बॉन्ड ज्योमेट्री जो है वो उसका क्या लिंक है डायपोल मोमेंट से। क्या हम कोई इस एस्पेक्ट को इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट स्टडी कर सकते हैं, या डायपोल मोमेंट हमें कोई हेल्पफुल भी है कि नहीं है। मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें एक एग्जांपल भी आपको करवा सकूं, ताकि आपको परसेंटेज आयनिक करैक्टर की जो प्रॉब्लम है, एग्जांपल है, वो उसमें सॉल्व हो तो ज़्यादा बेहतर आइडिया हो। दूसरा, बॉन्ड एंगल्स और ज्योमेट्री के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ज्योमेट्रीज और उनकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला डायपोल मोमेंट। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट एप्लीकेशन की तरफ डायपोल मोमेंट की, विच इज़ एक्चुअली परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर। अब एक बात ज़रा मैं पहले करना चाहता हूँ। अगर तो ए ने बी से बॉन्ड बनाया है और ए और बी के बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर है, तो इन दैट केस जो बॉन्ड होगा वो आयोनिक होगा। अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से लेसर है, तो इन दैट केस वो जो बॉन्ड होगा वो डोमिनेंटली कोवलेंट होगा। और अगर 1.7 है तो हमने पढ़ा था कि आयोनिक करैक्टर और कोवलेंट करैक्टर दोनों उसमें इक्वली पॉसिबल होंगे। एक बात जरा गौर से समझें। मैंने तो ये कहा था कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता। उसमें बड़ा ज़्यादा अगर मैं जंप मार जाऊं तो सीजियम और फ्लोरीन का बॉन्ड बना लूं तो वो मैक्सिमम आयनिक 92% होगा, बिकॉज दे हैव द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अमंग देम। Then what is the case of ionic and covalent? That means that they are actually dominantly ionic. For example, अगर मैं बात करूं कि हमारे मुल्क में बहुत सी सर्विसेज दी जाती हैं, गाड़ियां भी बनाई जाती हैं, हम इंटरनेट से रिलेटेड सर्विसेज को एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम कपड़ा भी बनाते हैं, हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम उसे सीते भी हैं, लेकिन हमारा जो डोमिनेंट एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर है। तो पाकिस्तान इज एग्रीकल्चर कंट्री, इट डज नॉट मीन कि बाकी चीज़ें उसमें नहीं होती। सेम इसी तरह अगर मैं कहता हूँ ना कि बॉन्ड आयोनिक है, उसका मतलब ये है कि उसमें डोमिनेंट करेक्टर आयोनिक है। इसका मतलब मैं आपको जब आयनिक करैक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ तो 50% से अबव निकल जाऊँ, मैं जनरली बोल रहा हूँ, 50% से अबव निकल जाऊँ तो मैं कहूँगा भाई ये बॉन्ड जो है ना ये आयनिक है, इसको इधर रख दो। अगर किसी का आयनिक करैक्टर आ रहा है 10% तो मैं कहूँगा ये बॉन्ड कोवलेंट है, क्योंकि अगर 10% उसमें आयनिक करैक्टर है तो बाकी 90% क्या होगा, कोवलेंट करैक्टर। मैं कहूँगा उसको इधर रख दो। ये चीज़ हम डायपोल मोमेंट के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी परसेंटेज आयनिक करैक्टर है। जितनी परसेंटेज आयनिक करैक्टर आएगी उसको मैं 100 में से माइनस करके बाकी कोवलेंट करैक्टर फाइंड कर लूंगा। परसेंटेज आयनिक करैक्टर फाइंड करने के लिए मेरे पास फार्मूला होता है। परसेंटेज आयोनिक करैक्टर फाइंड करने के लिए मेरे पास जो फार्मूला होता है वो होता है म्यू ऑब्जर्व्ड, यानी कि डायपोल मोमेंट जो मैंने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया है, म्यू कैलकुलेटेड जो मैंने थ्योरेटिकली फाइंड किया है। कैसे? यूनिट चार्ज सेपरेशन के तौर पे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में मुकम्मल ट्रांसफर कर दिया तो उससे जो चार्ज सेपरेशन के जरिए डायपोल मोमेंट कैलकुलेट होगा वो, जैसे मैंने आपको याद होगा मैंने कैलकुलेट किया था, किसके अंदर मैंने कैलकुलेट किया था, ए बी हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट के टॉपिक के अंदर। सेम इसी तरह यहाँ मैं करूँगा, यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ना वो हाइपोथेटिकल है कि ऐसा होगा अगर एक सेपरेशन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज जितनी हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन पूरा उठ के चला जाए, 100% आयनिक काम हो जाए, मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये तो आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करोगे, ये इसका मतलब ये वैल्यू गिवन होगी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब एग्जाम में तो आप वहां बैठ के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकेंगे ना। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कब? जब आप ए और बी में बॉन्ड 100% आयनिक समझे, यानी कि
ये समझे कि इलेक्ट्रॉन हो गया ट्रांसफर। अब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, पूरा का पूरा नेगेटिव है, यानी कि इनमें जो चार्ज है सेपरेशन वो है 1.602 10 raised to power minus 19 कूलम, विच इज एक्चुअली अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नाउ स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस स्टफ, ये जो चीजें हैं ना ये समझना जरूरी है, देन आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। मेरे पास एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई से 1.90, मैंने फिर उस मॉलिक्यूल को 100% आयनिक समझते हुए कैलकुलेट करना है। जो मेरा आंसर आएगा वो मैं क्या करूँगा, 100% समझते हुए वाला आंसर जो आएगा, यानी कि परसेंट म्यू कैलकुलेटेड जो होगा वो म्यू ऑब्जर्व्ड होगा, इनको आपस में डिवाइड करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा परसेंटेज आयनिक करेक्टर आ जाएगा। अब ये तो हो गई ना, मैंने आपको वर्बली बताया। लेट्स गो फॉर एन एग्जाम्पल, ये बड़ा बेहतरीन समझ आएगा और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इन द लाइट ऑफ इन द पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको आइडिया दे देगी कि इसका फायदा क्या डायपोल मोमेंट का। देखें स्टूडेंट्स, एक मॉलिक्यूल है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। देखें ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज 1.90। डायपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो 1.90 है। ओके ठीक है, इसमें आयनिक करेक्टर क्या है, आयनिक करेक्टर फाइंड करें। द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज दिस वन। ये हमने 0.91 एमस्ट्रॉन्ग तकरीबन वैल्यू 0.917 10⁻⁻10 मीटर, दिस इज एक्चुअली एमस्ट्रॉन्ग। तो ये वैल्यू जो है इसकी बॉन्ड लेंथ है। मैं कहता हूं नहीं भाई मैंने इसके जरिए नहीं सॉल्व करना, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जरिए चेक करता हूं। HF 2.24, डिफरेंस कितना आया 1.8 का, ये तो 1.7 से ज्यादा डिफरेंस है, तो इट शुड बी एन आयनिक बॉन्ड। होता नहीं है ये, लेकिन होना चाहिए। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा है, बट होता नहीं है। फिर क्या करें, फाइंड करें, इस तरीके को इस्तेमाल करें। सो दिस इज शुड बी प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, ओ सॉरी आयनिक, बट इट इज नॉट। कैसे, जरा चेक करते हैं। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट, जो कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट होता है वो होता है Q मल्टीप्लाई बाय R। Q चार्ज सेपरेशन है। अगर मैं HF के मॉलिक्यूल को समझ लूं कि उसमें H मुकम्मल तौर पे पॉजिटिव है, फ्लोरीन मुकम्मल तौर पे नेगेटिव है, इट मीन्स इनमें जो चार्ज सेपरेशन है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से मुकम्मल तौर पे डेवलप हुई होगी, एंड इट शुड बी इक्वल टू 1.60 to 10⁻⁻19 कूलम। और इनमें जो इंटर आयोनिक डिस्टेंस कंसिडर हो रहा है या डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस कंसिडर हो रहा है वो हो रहा है 0.917 10⁻⁻10 मीटर, और दिस वाज कूलम। अब अगेन मैं मीटर कूलम लिखूंगा, मैं हरगिज गलती नहीं करना चाहता सेंटीमीटर वाली। आप कूलम मीटर लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, बेहतरीन बात है। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला फैक्टर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 1.469 -29 कूलम मीटर या मीटर कूलम। ओके स्टूडेंट, दिस इज एक्चुअली कैलकुलेटेड वैल्यू, लेकिन मेरे पास जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो डिबाइज में है। क्या करूं, इसको डिबाई में कन्वर्ट करूं। सो कन्वर्ट कैलकुलेटेड म्यू या डाइपोल मोमेंट इन डिबाई। लेट्स डू दिस। कैलकुलेटेड डिबाई के अंदर होगा जो वैल्यू आई है 1.469 10⁻⁻29 डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब आप याद करें वो कौन सा फैक्टर है जिससे डिवाइड करना होता है। सोचें, 1 मिनट 1 सेकंड है आपके पास डिवाइड में कन्वर्ट करने के लिए। किससे डिवाइड करते थे, हम करते थे 3.36 10⁻⁻30। ये भी ऊपर भी कूलम मीटर, नीचे भी कूलम मीटर, कैंसिल हो गए, आंसर आया 4.4 डिबाई। अब हम चलते हैं कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर को। हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई, ये ऑब्जर्व्ड ओवर कैलकुलेटेड
multiply by 100 is equal to percentage ionic character. Now something we need to understand कि ये कितना आएगा 1.9 which is actually observed calculated experimentally divided by 4.4 multiply by 100 तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर आया 43.2%. इसका मतलब इसमें आयनिक करेक्टर 43.2 है, 43.2 है. मैं अगर इसे 43 तकरीबन अज्यूम कर लूं, तकरीबन क्योंकि राउंड ऑफ होगा तो 43 होगा, तो बाकी परसेंटेज किसकी होगी, यानी कि 57% तकरीबन क्या होगा, ये कोवेलेंट होगा. 43% क्या है, आयोनिक. तो स्टूडेंट एक बात समझे कि मैं तो यहाँ पे अंदाजा लगा के बैठा था ये आयनिक है, लेकिन ये तो आयनिक नहीं था. इसमें तो 43% आयनिक करेक्टर है और 57% जो है वो कोवेलेंट करेक्टर है. ये कोवेलेंट करेक्टर डोमिनेट कर रहा है. दैट इज व्हाई मैंने उसमें जो बॉन्ड बनाया था वो लाइन से बनाया था, चार्जेस से नहीं बनाया था, which shows that HF bond is a predominantly covalent but it has ionic character which is equivalent to 43%. So that is magnificent. हमने इसके जरिए फाइंड कर लिया कि आपका जो परसेंटेज आयनिक करेक्टर है वो कितनी है और रिमेनिंग कितनी है. इसके अलावा आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे इंशाल्लाह, बट आई होप ये आपको पॉइंट आसान लगा होगा, कैलकुलेशन आसान लगी होगी. अब हम चलते हैं बॉन्ड एंगल्स और ज्योमेट्री. द सेकंड एप्लीकेशन, इसके लिए ना थोड़ी सी इमेजेस यूज करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. वाटर H2O लीनियर है, मैं कहता हूँ लीनियर है. क्यों? मुझे लग रहा है ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, तो इनमें जो बॉन्ड होना चाहिए वो दो बॉन्ड लीनियरली आपस में जुड़े होने चाहिए. यानी कि कहने का ये मतलब है कि वो बॉन्ड इस तरह एडजस्ट होने चाहिए कि उनमें 180 का एंगल हो. अगर आप गौर करें तो लीनियर अगर इसकी ज्योमेट्री है तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड मूवमेंट होगा वही लेफ्ट साइड पे होगा, वही राइट साइड पे, वो एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. सो वाटर शुड हैव अ जीरो डायपोल मोमेंट, लेकिन होता नहीं है. 1.85 होता है इसका तो डायपोल मोमेंट. दैट मीन्स इट डज नॉट हैव अ लीनियर ज्योमेट्री, इट हैज अ डिफरेंट ज्योमेट्री, बेंड ज्योमेट्री, ड्यू टू विच इट हैज अ डायपोल मोमेंट. देखिए कितनी जबरदस्त बात है. डायपोल मोमेंट उस पर जीरो आना चाहिए था लेकिन होता नहीं, क्यों, ज्योमेट्री वैसी नहीं है. तो देखिए कितना कोरिलेट कर रहा है एस्पेक्ट. नो सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड, इट हैज अ डायपोल मोमेंट जीरो, इट हैज अ लीनियर ज्योमेट्री. इवन दो कि कार्बन और ऑक्सीजन में पोलैरिटी है, मगर ये दूसरे का इफेक्ट, एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो कैंसिल कर रहे हैं. सो ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉट अ डायपोल, although the bonds have some kind of polarity, but overall the bond is not dipole. Why? The overall geometry shows that the bond moment on the right side is cancelling the bond moment on the left side because it is a linear molecule. So it has a zero bond moment, dipole moment overall, because sum of bond moments as a vector addition is zero. So carbon dioxide की geometry justify हो रही है. Let's move on to symmetrical triangular planar geometries. Symmetrical triangular planar geometries perfectly symmetrical या triangular planar geometries होती हैं. ऐसी geometries होती हैं जिनमें lone pair ना हो, मसलन तीन कोने हों, एटम्स ने कवर किए हुए और वो जो कोने उन्होंने कवर किए हों वो सेम एटम्स हो. फॉर एग्जांपल मैं SO3 की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ BF3 की, मैं बात करता हूँ AlCl3 की. अगर आप गौर करें ना तो ये ऐसे एटम्स हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, लेकिन उसके बावजूद ये सारे एक दूसरे का डायपोल मोमेंट कैंसिल कर देते हैं, बॉन्ड मोमेंट कैंसिल कर देते हैं, बिकॉज ये ज्योमेट्री ऐसी है, शो करती है कि जो ओवरऑल नेट इफेक्ट है वो इनकी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होने से जो रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा, वेक्टर एडिशन आएगी, वो जीरो आएगी. सो इनकी वेक्टर एडिशन जीरो इसलिए आती है क्योंकि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर ज्योमेट्री है. व्हाट इफ आप कहते हैं सर इसको एक्सपेंड करें इन टर्म्स ऑफ कि अगर ये सिमेट्रिकल ना हो. SO3 की एग्जांपल लें. SO3 सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर ज्योमेट्री, रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट होना चाहिए जीरो. ओके, ये ऊपर वाला ऑक्सीजन मैंने खत्म कर दिया, इसकी जगह लोन पेयर लगा दिया.
Now lone pair will definitely affect the geometry. Now this is not perfectly or symmetrical triangular geometry. What is it? It is now bend geometry. Bent हो गई है वो. अच्छा, किसकी वजह से? लोन पेयर की वजह से. अब इसमें पोलैरिटी आ गई. क्यों पोलैरिटी आ गई? क्योंकि अब ये वो ज्योमेट्री नहीं है जो पहले होती थी. अब इसमें जो डाइपोल डेवलप होता है वो 1.61 डेवलप होता है. इसका मतलब है कि SO2 इज अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूल विच हैज द पोलैरिटी और डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू द ज्योमेट्री. देखिए मैंने किया क्या, मैंने एक ज्योमेट्री को डिस्टर्ब कर दिया, लोन पेयर एडजस्ट कर दिया उसमें, और आपकी ज्योमेट्री में डाइपोल इंट्रोड्यूस हो गया या डाइपोल मूवमेंट इंट्रोड्यूस हो गया. लास्ट, परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज. देखें ये आपके सामने ना CH4 की ज्योमेट्री. अगर आप इसे गौर करें ना तो इसमें हर बॉन्ड एक जैसा है और हर बॉन्ड में एंगल जो है वो 109.5 है, और ये सारे के सारे चार कोने टेट्राहेड्रल के कवर कर रहे हैं. दिस इज परफेक्ट ज्योमेट्री और एग्जांपल ऑफ टेट्राहेड्रल. सारे कोने एक जैसे, एक जैसा एंगल, एक जैसा बॉन्ड, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? जीरो. तो अगर मैं सारे बॉन्ड मूवमेंट्स को ऐड कर लूं तो ओवरऑल ये जो ज्योमेट्री की शेप की वजह से डाइपोल मूवमेंट बना वो जीरो आएगा. सो इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. वैसे भी मीथेन नॉन पोलर होता है. यू ऑलरेडी नो दिस फैक्ट. अब स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं. अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना वो बिल्कुल SO2 और BF3 जैसी ही एग्जाम्पल है. इसको गौर से समझना आपने. मैंने कहा कि परफेक्ट टेट्राहेड्रल हो, यानी कि कोई लोन पेयर नहीं, एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है. फॉर एग्जांपल कार्बन CH4 की एग्जांपल, हाइड्रोजन, ये इसके चार बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन के और एक थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है. मैं उसको इस तरह बना लेता हूँ. ये एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है. और मैंने अभी बताया था कि इसमें जो एंगल होता है डेट कम्स टू बी 109.5. एवरी एंगल इज 109.5 डिग्री. हर एंगल, इधर से मेजर कर लूं, इसमें मेजर कर लूं, इसमें मेजर, 6 जितने एंगल्स हैं वो सारे के सारे 109.5 है. हर बॉन्ड एक जैसा है, परफेक्टली टेट्राहेड्रल है. ओके, ऐसा करते हैं, एक ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें ये सिमेट्री ना हो, ये यकसानियत ना हो, ये परफेक्टनेस ना हो. अमोनिया, याद है AB4 टाइप आपको? AB4 टाइप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अंदर आपने पढ़ा था कि अमोनिया AB4 टाइप में फॉल करता है, मगर उसके बाद लोन पेयर होने की वजह से उसकी ज्योमेट्री पे असर होता है. उसकी ज्योमेट्री के एंगल दब जाते हैं, कम हो जाते हैं ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन. वो वाली बात हम जरा इधर यूज करते हैं क्योंकि हमने तो एग्जाम्पल स्टडी करनी है ना. हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं अमोनिया का स्ट्रक्चर. नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड. किसके साथ 3 बॉन्ड? हाइड्रोजन के साथ. 1 2 3. और ये बनाते हैं उसके ऊपर एज यूजुअल लोन पेयर. अब गौर से मेरी बात सुननी है, गौर से. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के हर बॉन्ड को पोलर बॉन्ड कंसीडर करूंगा. क्यों? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जिससे नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है. अगर किसी तरह ये हाइड्रोजन में यहाँ लगा देता और इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज ना होता, न्यूट्रल होता, तो नाइट्रोजन के चारों बॉन्ड एक जैसे होने थे. अगर यहाँ पे लोन पेयर की जगह हाइड्रोजन होता, चारों बॉन्ड एक जैसे होने थे, और नाइट्रोजन के ये 4 हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बने हुए हैं वो उसकी वजह से एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनना था. आइडियल केस स्टडी कर रहा हूँ, विदाउट एडिंग एनी चार्ज. यानी कि अगर कुछ ऐसा हो जाता कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो जाती और इधर एक हाइड्रोजन लग जाता जैसा कार्बन का लगा हुआ है, तो ये एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनना था. लेकिन ऐसा नहीं है. फिर क्या है ऐसा इसमें ये है कि नाइट्रोजन जो होता है वो लोन पेयर की वजह से इन बॉन्ड्स को रिपल्शन की वजह से, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स की वजह से इन बॉन्ड को रिपल्शन मिलती है और ये एंगल दब जाता है. ये हो जाता है 107.5 डिग्री. अब ये परफेक्टनेस तो नहीं है ना, ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है. ये कौन सी ज्योमेट्री है? ये थोड़ी सी दबाव में आ गई है, इसमें चेंजिंग आ गई है.
सो इट्स नॉट अ परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड इट इंक्लूड्स अ लोन पेयर। रेगुलर होती तो लोन पेयर ना होता, ये तो लोन पेयर वाली ज्योमेट्री है। इस ज्योमेट्री में पॉसिबिलिटी है कि ओवरऑल डाइपोल डेवलप हो जाए। मैंने क्या किया, ऑब्जर्व किया डाइपोल इसका एक्सपेरिमेंटली, और वाकई उसमें डाइपोल निकला। कितना? 1.49 डिबाई, यानी कि अमोनिया के अंदर 1.49 डिबाई डाइपोल होता है। तो हमने देखा कि ज्योमेट्री का डिफरेंस आ जाए तो उससे हम डाइपोल की या डाइपोल के एस्पेक्ट को हम विद रिस्पेक्ट टू ज्योमेट्री स्टडी कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसमें डाइपोल 0 है, इसका डाइपोल मूवमेंट 0 डिबाई है, इसका डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल इसमें आ गया है तो इसका डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू होगी 1.49। यही वजह है कि अगर आप मसलन मीथेन की बात करें तो आप उसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के खाते में डाल देते हैं, अमोनिया की बात करें तो आप अमोनिया को पोलर मॉलिक्यूल के खाते में डाल देते हैं। यूजुअली पोलर मॉलिक्यूल वाटर में डिजोल्व होते हैं, तो अमोनिया से आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वो वाटर में डिजोल्व होगा। मीथेन से ये आप उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो वाटर में डिजोल्व होगा। स्टूडेंट्स, अब इस बात को दोबारा समझ लें कि हमने डाइपोल मूवमेंट्स की जो एप्लीकेशन पढ़ी है उसमें दो हिस्से हैं, परसेंटेज आयनिक करैक्टर और बॉन्ड एंगल्स एंड ज्योमेट्री। परसेंटेज आयनिक करैक्टर में आपने याद रखना है, ये जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की है ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकती है। इसके अलावा दो और वैल्यूज हैं, कौन सी थी? सीजियम फ्लोराइड की 92% आयनिक करैक्टर होता है और 8% इसमें कोवलेंट करैक्टर होता है, और सोडियम क्लोराइड की जिसमें 72% आयनिक करैक्टर होता है और बाकी जो आपका होता है वो इसके अंदर कोवलेंट करैक्टर होता है। मैं यहाँ से एक बात समझने की, आपको बार बार खुद भी समझने की, आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 100% आयनिक करैक्टर मैं अज्यूम नहीं कर पाता, किसी मॉलिक्यूल के अंदर फाइंड नहीं कर पाता, इस वजह से कि वो होता ही नहीं है। सीजियम फ्लोराइड इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल जो आयनिक कंपाउंड आयनिक है और उसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज अपीयर होती है विच इज 92%, 8% इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड है। तो अगर आप उसको इस प्रोसीजर से गुजारेंगे ना तो उसकी यहाँ पे 43.2 की जगह जो आंसर आएगा वो 92% आएगा। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब लास्ट बात, परसेंटेज आयनिक करैक्टर इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। एक और चीज है, परसेंटेज आयनिक करैक्टर जो है ना, परसेंटेज आयनिक करैक्टर, ये वाली परसेंटेज आयनिक करैक्टर, ये एक और बात पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये आपने याद रखनी है बात। अब आप कहेंगे इसकी एग्जांपल, मैं आपको 4 एग्जांपल्स बताने लगा हूँ। HF, HCl, HBr, HI, इनके डाइपोल मूवमेंट्स देखें, डाउनवर्ड कम हो गए हैं। ये डाउनवर्ड कम क्यों हो गया है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो गया। देखें इसके राइट साइड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। हाईएस्ट है HF में और लीस्ट है HI में। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हुआ ना तो पोलैरिटी कम हुई। पोलैरिटी कम होने का मतलब है कि उसकी जो मैं कह रहा था, समझा रहा था, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट दैट वाज एक्चुअली डाइपोल मूवमेंट, वो भी कम हो गया। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना परसेंटेज आयनिक करैक्टर एक्सपेक्टेड है। मगर ये वाली मेरी बात आपको यहाँ पे फॉलो करते हुए मुश्किल हुई थी। उसकी एक वजह ये भी है कि ये मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड नहीं है, इट इज बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स, तो इट शुड बी प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट। लेकिन अगर आप मेटल और नॉन मेटल में बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे आयनिक करैक्टर ही उसमें डोमिनेंट होगा। तो अगर मैं यूं कहूँगा आयनिक बॉन्ड में कौन सी कैटेगरीज आती हैं? नॉन मेटल और मेटल का बॉन्ड। कोवलेंट करैक्टर में कौन सी कैटेगरीज आती हैं? मेटल, नॉन मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड। और एज यू नो कि नॉन मेटल्स में आप सेम एटम भी मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन से मिलकर लॉन्ग चेन्स बना लेते हैं एंड सो ऑन। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।